नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी में। मेरा नाम पूनम शर्मा है और मैं आपको यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के लिए जनरल स्टडीज पढ़ाने वाली हूं। दोस्तों, आज मेरा आपके साथ जो टॉपिक है वो है नीति आयोग, यानी कि आज हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी, बस आपका 1 मिनट लूंगी और आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना। आपको यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके यहाँ पर आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि जो क्लास का आपका जो शेड्यूल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें आपको कम्प्लीटली लाइव क्लासेस प्रोवाइड होंगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी और आपके सभी क्लासेस के साथ साथ आपको डाउट सेशंस भी दिए जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप अपने बेस्ट टीचर से, यानी कि एक बेस्ट एडुकेटर से अपने डाउट्स को क्या कर सकते हैं, कम्प्लीटली कंप्लीट कर सकते हैं, उन्हें क्लियर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया है तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यानी कि अगर कुछ बेनिफिट्स आपको अगर नहीं भी पता तो आप उन्हें ज़रूर पता करिए, ताकि आप उसका भी मतलब फ़ायदा उठा सकें कि आपको उसमें क्या क्या मिला है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, आपकी जो सभी क्लासेस होंगी वो लाइव बेसिस होंगी, यानी कि आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो भी बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा। साथ में आपको यहाँ पर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस ले सकते हैं। आपने जो भी कोर्स खरीदा है, ठीक है, आपने यूपी पीसीएस का कोर्स खरीदा है तो उसमें आप सभी टीचर्स की क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। साथ में गाइस, आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर आपको वीकली टेस्ट सीरीज आपको कम्प्लीटली प्रोवाइड कराई जाती है, डाउट सेशन आपके लिए जाते हैं, पीडीएफ आपको मिलती है और आपको एक गाइडलाइंस मिलती रहेंगी। अगर आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको टीचर गाइड करते रहते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है या क्या बेस्ट नहीं है, ठीक है। साथ में दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है कि आप लोग मतलब गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पे कोर्स खुल के आएंगे। अगर आप मान लीजिए आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप यूपी पीसीएस का कोर्स परचेज करते हैं तो उसकी आपके पास यहाँ पे नीचे आपको इस तरह से फीस स्ट्रक्चर भी आ जाएगा कि कौन से कोर्स के लिए आपको कितना पे करना है। अगर आप सिर्फ 1 मंथ का कोर्स मतलब करना चाहते हैं, 1 मंथ ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग 1400 का कोर्स ले सकते हैं। अगर आप 3 मंथ्स का कोर्स लेते हैं तो उसमें आपकी सिर्फ जो फीस रहेगी वो 3500 आएगी, जो कि आपकी बहुत कम है अकॉर्डिंग टू 1 मंथ। इसमें आपको अगर देखा जाए 3500 में आपको 1 मंथ में ओनली 1167 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आप 6 मंथ का लेंगे तो आपकी फीस और भी कम हो जाती है, इसमें सिर्फ आपको 5600 पे करना है, जो कि आपका 1 मंथ के हिसाब से 933 रुपीज़ ही होता है ओनली, ठीक है। और गाइस, अगर आप 12 मंथ्स के लिए लेते हैं, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जो कि मैं अपने स्टूडेंट को ज़्यादातर रिकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट आप लोग अगर ये लेते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ में आपको प्रॉपर तैयारी और आपकी प्रॉपर क्लासेस हो जाती हैं, जितना कि आपको एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, यानी कि यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइस, इसमें आपको 7000 आपका इसमें फीस होती है। बट अगर आप मंथली देखें तो सिर्फ आपको 583 रुपीज़ का पड़ता है आपको मंथ, हर मंथ देखा जाए तो। और इससे भी सस्ता अगर आप 2 ईयर्स का लेते हैं, यानी कि 24 मंथ्स का लेते हैं, तो 8400 आपकी इसमें आपको पे करना पड़ता है, जिसमें आपका 350 रुपये, यानी कि 350 रुपीज़ ओनली आपका इसमें जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ आपके पास एक बेनिफिट और होता है, वो आपके टीचर्स का बेनिफिट है कि टीचर्स के द्वारा आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आप किसी भी टीचर का, अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं जो कि पूनम 10 है, अगर पूनम 10 आप यूज़ करते हैं तो उससे आपको यहाँ पर आपके कोर्स में आपको 10% का ऑफ मिल जाता है, यानी कि ऑलरेडी फीस इतनी कम है, उसके साथ आपको 10% का ऑफ अपने टीचर से मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि हम अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं नीति आयोग की। देखिए, नीति आयोग क्या है, कैसे काम करता है, इस चीज़ के ऊपर हम लोग बेसिकली बात करेंगे। तो देखिए, नीति आयोग की पहले मैं वैल्यू बता दूं, क्योंकि जब तक हमें वैल्यू नहीं पता होती ना कि किस टॉपिक की कितनी वैल्यू है, जब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आता। देखिए, नीति आयोग आपका ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ चुका है, और यूपी पीसीएस के लोअर एग्जाम
और अपर एग्जाम दोनों में पूछा जा चुका है, साथ में यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो ऑलमोस्ट आपके सभी एग्जाम में नीति आयोग से सवाल आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं नीति आयोग क्या है, कैसे काम करता है। दोस्तों, नीति आयोग को जानने से पहले हमें इसके कुछ बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। देखिए, नीति आयोग को जानने से पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए प्लानिंग कमीशन के बारे में, ठीक है। प्लानिंग कमीशन क्या था, उसने कैसे काम किया, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है नीति आयोग से पहले। अब आप सोच रहे होगे कि नीति आयोग और इसका क्या मेल खाता है यार, क्या इस दोनों का कनेक्शन है, मैम क्यों बात कर रही है बेकार की। यहाँ मैं बेकार की बात नहीं कर रही दोस्तों। देखिए, जो प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को रीनेम कर कर ही नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है। पहले आप प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब आपका नीति आयोग होता है। तो क्या था प्लानिंग कमीशन, मैं आपको यहाँ छोटा सा बताना चाहूंगी। देखिए, प्लानिंग कमीशन की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में करी गई थी, वो भी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग की शुरुआत करी थी, वो भी दो कामों के लिए। एक था उनका 5 ईयर प्लान्स के लिए, हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं आती थी उसके लिए, और दूसरा था फंड एलोकेशन यानी कि पैसों का बंटवारा करने के लिए। देखिए, फंड एलोकेशन से मेरा मतलब है जो सरकार के पास पैसा होता है कि इस आपका केंद्र सरकार को कितना पैसा जाएगा और अलग अलग मंत्रालय को कितना पैसा जाएगा, वो आपका फंड एलोकेशन कहलाता है। यानी कि फंड एलोकेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्रीज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री के बीच पैसों का किस तरह बंटवारा किया जाएगा या कितना बंटवारा किया जाएगा, इसका कंप्लीटली जो निर्णय लेता था वो प्लानिंग कमीशन लिया करता था, ठीक है। तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन बेसिकली बनाया गया था। बाद में देखिए, परिवर्तन परिवर्तन यानी कि प्रगति का नियम है परिवर्तन। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, क्योंकि ये 1950 में बना था, यानी कि समय बीतता गया तो कहीं ना कहीं इसकी जरूरतें कम होती गई। फंड का एलोकेशन करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक मिनिस्ट्री है जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि, और उसमें भी फाइनेंस कमीशन जो है वो आपका फंड का एलोकेशन करने का काम कर देता है, ठीक है। तो अब 5 ईयर प्लान इतने ज्यादा इफेक्टिव अब नहीं रह गए थे, क्योंकि टाइम के साथ चीजें चेंज करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो उसके साथ ये 5 ईयर प्लान भी बंद हो गए और साथ में फंड एलोकेशन भी बंद हो गया। जब ये दोनों काम ही बंद हो गए तो यहाँ पर हमें अब यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की गाइस जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन को दोबारा से थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया। ये कह सकते हो कि प्लानिंग कमीशन का ही अपडेट वर्जन है आपका नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग थोड़ा सा अपडेट वर्जन है, बट यहाँ याद रखना प्लानिंग कमीशन का ना सिर्फ नाम बदला गया है बल्कि काम भी बदल चुके हैं। जो नीति आयोग है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, और प्लानिंग कमीशन दो कार्य करता था, यानी कि एक 5 ईयर प्लान्स बनाना, दूसरा फंड एलोकेशन करना। पर नीति आयोग टोटली कम अलग है इससे, ठीक है। नीति आयोग में क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, याद रखना। नेशनल इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी शुरुआत हुई है 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। तो 1 जनवरी 2015 से आपका जो नीति आयोग की स्थापना करी गई थी, और ये हमारे देश के राष्ट्र प्रधानमंत्री जी यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करी गई थी। देखिए, दोनों में अंतर क्या है, वो तो फंड का एलोकेशन करता था, पर नीति आयोग फंड का एलोकेशन नहीं करता। नीति आयोग जो काम करता है वो करता है थिंक टैंक, यानी कि नीति आयोग जो है ये एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करता है, याद रखना। ये नीति आयोग काम करता है एडवाइजरी बॉडी की तरह, यानी कि सरकार के पैसों का बंटवारा नहीं करेगा, पर लेकिन सरकार की बनाई गई नीतियों पे वो बताता है कि कौन सी नीति बेटर है या कौन सी नहीं है। उसमें थिंक यानी कि उसके सोचने और समझने की एक तरह से क्षमता है। थिंक यानी कि सोचने का एक टैंक है। किसका टैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैंक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। नीति आयोग का जो मेन उद्देश्य होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या हम अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं उनको कैसे अचीव कर सके, उसके लिए सरकार को क्या करने का काम करता है, सरकार को यहाँ पर वो क्या करता है, उसको समय समय पर अपने विचार प्रकट करता रहता है, उसको एक एडवाइस देता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना नीति आयोग में सबसे बड़ा जो चेंज आया वो आया है यहाँ पर। प्लानिंग कमीशन जो था ना, उसमें क्या था,
प्लानिंग कमीशन में कभी भी स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता ही नहीं था, पर नीति आयोग में जो होता है स्टेट का रोल होता है। नीति आयोग में ना अब स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व कर दिया गया, यानी कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी भी महत्वपूर्ण होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि नीति आयोग क्या है और प्लानिंग कमीशन क्या था। तो यहाँ पे याद रखना, नीति आयोग के जो मेन काम है, उनके मेन कामों में दो सबसे बड़े मेन काम है। नीति आयोग में जो सबसे बड़ा काम होता है वो मेनली क्या है, वो आपको बताना चाहूंगी। एक है कि नीति आयोग क्या है, सरकार का थिंक टैंक है, ठीक है। सरकार को सोच समझ के डिसीजंस बताता है, ठीक है, कोई भी मुद्दे पे जो भी पॉलिसी बन रही हो। दूसरा है नीति आयोग का सबसे जो बड़ा काम है, नीति आयोग ने अब स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की भी पूर्ण भूमिका है। मतलब जो स्टेट राज्य सरकार है, राज्य सरकार के बिना नीति आयोग कंप्लीटली इनकम्प्लीट है। जो भी पॉलिसी बनती है उसमें जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो सारे एफर्ट्स देती है, सारे अपने क्या देती है, कंप्लीटली अपने व्यूज दे सकती है, या जो भी उसमें चेंज कराती है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट करा सकती है। तो नीति आयोग की सबसे बड़ी पहल थी स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पे ये समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले उसमें बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो लिखा गया है गाइस, जो मैंने आपको पीछे बताया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद इट्स रिफॉर्म एजेंडा कॉन्स्टिट्यूटेड द नीति आयोग टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इंस्टीट्यूटेड इन 1950। मतलब जो आपका भारत सरकार ने अपने सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए 1950 में स्थापित योजना आयोग को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया, और यह भारत के लोगों की आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं, यानी कि जो उनकी आकांक्षाएं होती हैं उनको बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए किया गया। मैंने आपको बताया ना, प्रगति का नियम होता है बदलाव। तो नीति आयोग को जो बनाया गया वो आज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन किया गया, ठीक है। तो नीति आयोग में सबसे बड़ा चेंज जो किया गया, यहाँ पर राष्ट्र के हित के साथ साथ यहाँ पे कंप्लीटली राज्य और राष्ट्रीय हित को एक साथ जोड़ा गया, यानी कि जब भी केंद्र सरकार कोई निर्णय लेगी तो उसमें राज्य सरकार का होना भी कंपलसरी है। यही नीति आयोग का सबसे बड़ा चेंज था। तो गाइस यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है गवर्निंग काउंसिल। नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल क्या है, नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल, नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल में जो आते हैं वो आते हैं स्टेट, जो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनके सीएम, और हमारे देश के जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके। हमारे देश में जितने भी केंद्र प्रशासित देश हैं, ठीक है, प्रदेश हैं, उनके जितने भी आपके गवर्नर है यानी कि राज्यपाल हैं, और जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, उनको ही कहा जाता है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल। जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है ना, वो आपके स्टेट के सीएम और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलके बनती है, यानी कि जितने भी निर्णय लिए जाते हैं इनकी अनुपस्थिति में नहीं लिए जा सकते। मतलब इनका उपस्थित होना कंपलसरी होता है, इसीलिए इनको कहा जाता है नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और आगे आता है नीति आयोग के मेंबर्स। देखिए नीति आयोग की अगर मैं बात करूं तो नीति आयोग में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो नीति आयोग के मेंबर से किए जाते हैं, और हर बार जो क्वेश्चन आए हैं वो नीति आयोग के मेंबर से ही आए। तो नीति आयोग के मेंबर्स में जो सबसे पहले सर्वोच्च मेंबर होते हैं वो होते हैं चेयरपर्सन, और नीति आयोग के चेयरपर्सन वही होंगे जो देश के प्रधानमंत्री होंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी ही यहाँ पे, तो मैंने जैसे कि बताया हमारे देश में जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नीति आयोग के क्या होंगे, वो चेयरपर्सन भी होंगे। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने फोटो भी लगाई है प्राइम मिनिस्टर जी की, तो वो आपके क्या होंगे, यहाँ पर आपके यहाँ पे चेयरपर्सन होंगे। तो ये पूरी बागडोर जो होती है नीति आयोग की, वो उनके चेयरपर्सन के हाथों में होती है। साथ में गाइस नीति आयोग में एक होते हैं वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के। देखिए कहने के लिए तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उसके हेड होते हैं, पर लेकिन उनके पास तो और भी बहुत सारे काम होते हैं ना, तो इसीलिए जो मेनली हेड माने जाते हैं वो वाइस चेयरमैन माने जाते हैं। और हमारे देश में हमारे जो नीति आयोग है उसके जो वाइस चेयरपर्सन है वो राजीव कुमार है, और ये आपके दूसरे वाइस चेयरमैन है, यानी कि दूसरे वीसी हैं। इनसे पहले अरविंद पनगरिया थे, याद रखना, इनसे पहले जो थे वो अरविंद पनगरिया थे। और यही पेपर में आपका लोअर पीसीएस के पेपर में आया था कि नीति आयोग के सर्वप्रथम, यानी कि नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन कौन बने थे, तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया बने थे। फिर उनको रिप्लेस करके डॉक्टर राजीव कुमार यहाँ पर उनकी जगह पर बन गए। तो ये चीज आप लोग याद रखना। साथ में दोस्तों नीति आयोग में फुल टाइम मेंबर भी होते हैं,
कि देखिए अगर नीति आयोग होगा तो उसमें कुछ काम करने वाले भी तो होंगे जो पॉलिसीज बनाए, क्योंकि नीति आयोग की एक खासियत है, नीति आयोग टॉप टू बॉटम काम नहीं करता है, याद रखना। टॉप टू बॉटम काम नहीं करता नीति आयोग बॉटम टू टॉप काम करता है, यानी कि जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो मेंबर्स के थ्रू बनाई जाती है, पर उनको बाद में उन्हीं पॉलिसीज को बाद में पास करने का काम होता है चेयरपर्सन का। यानी कि डिसीजंस मेंबर के थ्रू लिए जाते हैं, अगर वो डिसीजन सही है तो उनको बाद में चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन उन्हें पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसमें फुल टाइम मेंबर होते हैं और करंट में 3 फुल टाइम मेंबर हैं। एक है डॉक्टर वीके सराश्वत, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर आपके यहाँ पर विनोद पॉल, ठीक है। तो विनोद कुमार पॉल है, यानी कि वीके पॉल, ठीक है। तो वीके पॉल यहाँ पे इसके थर्ड मेंबर है। एक और मेंबर थे बट अभी वो नहीं है रिसेंटली, ठीक है, जो कि विवेक देबरॉय थे, ठीक है। विवेक देबरॉय भी इसमें एक मेंबर थे, अब विवेक देबरॉय इसके मेंबर नहीं रहे। अभी करंट में वीके सरास्वत, रमेश चंद और आपके विनोद पॉल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। साथ में नीति आयोग में एक आपके होते हैं सीईओ, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये आपके वाई जितने भी, अगर कोई फुल टाइम मेंबर ने अगर कोई पॉलिसी बनाई है तो उस पॉलिसी को मेनली जो मतलब रिव्यू किया जाता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के थ्रू किया जाता है, और जो कि करंट में है अरविंद पनगरिया, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। साथ में नीति आयोग में होते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर, यानी कि नीति आयोग की जब स्ट्रक्चर हो रही थी तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि नीति आयोग में जो होंगे, नीति आयोग में एक्स ऑफिसो मेंबर को भी रखा जाएगा। एक्स ऑफिसो मेंबर वो मेंबर होते हैं यानी कि केंद्रीय मंत्री, ठीक है। कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी नीति आयोग में शामिल किया गया, यानी कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है एक्स ऑफिसो मेंबर, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं, ठीक है, उनको जरूर लेना होता है जी। जैसे कि अभी करंट में जो है एक्स ऑफिसो मेंबर वो हैं आपके राजनाथ सिंह, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। दूसरे हैं अमित शाह, यानी कि हमारे देश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर हैं। तीसरी हमारे देश में निर्मला सीतारमन। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर, हमारे देश के होम मिनिस्टर और हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ये बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं गाइस। हमारे देश में जो भी हमारे देश में आपके डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है या फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बाय डिफॉल्ट नीति आयोग के एक्स ऑफिसो मेंबर बन जाते हैं। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं वो वहाँ के चेयरपर्सन होंगे, तो ऐसे ही हमारे देश में अगर जो डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है और आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बाय डिफॉल्ट नीति आयोग के एक्स ऑफिसो मेंबर बन जाते हैं। बट लेकिन यहाँ पे एक थोड़े से वेरिएबल होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, तो ये भी आपके नीति आयोग के ही क्या होते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे केंद्रीय मंत्रियों को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना नीति आयोग में पहले होते हैं चेयरपर्सन, उसके बाद वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, फिर आते हैं आपके सीईओ, उसके बाद आते हैं फुल टाइम मेंबर्स और फिर आते हैं आपके एक्स ऑफिसो मेंबर, और उसके बाद कुछ आते हैं गेस्ट, यानी कि जो हमेशा नीति आयोग के डिसीजंस को प्रोटेक्ट करते हैं, नीति आयोग को सपोर्ट करते हैं। और उन गेस्ट में होते हैं, उसमें ही आपके कुछ मंत्री होते हैं, जैसे कि अभी करंट में जो नीति आयोग के गेस्ट स्पेशल इन्विटीज हैं वो हैं नितिन जयराम गडकरी, यानी कि जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। साथ में आपके रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर हैं। साथ में यहाँ पे थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, यानी कि सामाजिक न्याय के मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। इसमें आपके ये आपके स्पेशल इन्विटीज में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। स्पेशल इन्विटीज की वही भूमिका होती है, ये जस्ट एक चीफ गेस्ट है वहाँ पे। नीति आयोग जब भी कोई डिसीजन लेता है तो उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे याद रखना, इसमें आपके रेलवे मंत्री, ठीक है, अभी हमारे देश में स्पेशल इन्विटीज में आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, और आपके यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, और मतलब रेलवे एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। और साथ में यहाँ पर श्री राव इंद्रजीत सिंह जो कि आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज पे आपके स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो आपका सांख्यिकी डाटा वगैरह होते हैं ना उसके मिनिस्टर हैं इंद्रजीत सिंह। तो अभी ये 4 लोग हैं यहाँ पर करंट में स्पेशल इन्विटीज। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कंप्लीटली, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में भी आ गई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर स्पेशल इन्विटीज की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और ये कंप्लीटली ऐसा नहीं होते कि ये बाय डिफॉल्ट बनते हैं, इन्हें चेंज भी किया जा सकता है। बट लेकिन यहाँ पे याद रखना ये वाले जो मंत्री होते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर, ये बाय डिफॉल्ट बनते हैं, ये चेंज नहीं होते। हमारे देश में जो होम मिनिस्टर होंगे वो हमारे देश के नीति आयोग के एक्स ऑफिसो मेंबर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है।
साथ में अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने मेनली बात कर ली है कि नीति आयोग क्या है और योजना आयोग, मतलब योजना आयोग इसका बैकग्राउंड था वो क्या था, साथ में इसमें कितने मेंबर होते हैं। पर दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये आता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम नीति आयोग का नाम बदल, प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया, तो इसका मेन मतलब क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, कि नीति आयोग क्या था या प्लानिंग कमीशन क्या था, इनमें मेनली क्या अंतर होते हैं वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करें या नीति आयोग की बात करें, तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन टोटली एक दूसरे से अलग है। बेसिकली बस इनका नाम, जो आपका प्लानिंग कमीशन है उसका नाम बदल के नीति आयोग रख तो दिया गया, पर लेकिन उसके काम बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों के काम एकदम टोटली डिफरेंट है। जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला था, इंजॉय द पावर टू एलोकेट फंड टू मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये क्या करता था, फंड को एलोकेट करने का काम करता था, यानी कि फंड का एलोकेशन करने का काम करती थी योजना आयोग, ठीक है। बट जो नीति आयोग है वो फंड एलोकेशन नहीं करती। नीति आयोग जो है वो गवर्नमेंट की एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है, सिर्फ उसको थिंक टैंक है, यानी कि उसको क्या करती है, उसकी सोचने और समझने की क्षमता के रूप में काम करती है। और उसके साथ साथ अब फंड का एलोकेशन जो है, ऑब्वियस सी बात है, जब प्लानिंग कमीशन है, फंड का एलोकेशन अब कौन करता है, फंड का एलोकेशन जो करती है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हाथों में चला गया। साथ में इसे फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी करा जाता है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जिसकी मिनिस्टर अभी निर्मला सीतारमन जी, ये उनके हाथ में चला गया। फंड को कैसे एलोकेट किया जाए, मतलब गवर्नमेंट के बीच में, मंत्रालयों के बीच में पैसों को कैसे करा जाए, वो करने का काम करती है। साथ में दोस्तों यहाँ पे याद रखना, नीति आयोग ना एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम करती थी, यानी कि ये गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि आपका वैधानिक रूप से काम करती थी। यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती, यानी कि जो आपका भारत का जो संविधान है उसमें मेंशन नहीं है, पर लेकिन इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया होता है। तो योजना आयोग जो था ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी थी, पर लेकिन नीति आयोग एडवाइजरी बॉडी, ये भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है, ये भी बाद में बनाई गई सहूलियत की बॉडी है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। साथ में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइस, ये आपका कई बार पूछ लिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीज अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ मैं, नीति आयोग को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक कहा जाता है, ठीक है। साथ में इसके बाद द लास्ट कमीशन हैड एट फुल टाइम मेंबर्स, मतलब जो प्लानिंग कमीशन होता था ना उसमें मेंबर ज्यादा होते थे, फुल टाइम मेंबर ना, उसमें कंप्लीटली 8 फुल टाइम मेंबर मैक्सिमम हो सकते थे, पर लेकिन इसमें जो फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, द नंबर ऑफ फुल टाइम मेंबर कुड बी फ्यूअर देन प्लानिंग कमीशन। मतलब जो इसमें मेंबर होंगे वो प्लानिंग कमीशन से कम होते हैं। देखिए अभी तो सिर्फ 3 ही है, और मैक्सिमम कहीं ना कहीं इसमें 5 मेंबर तक जाते हैं, ठीक है। और इसमें पर लेकिन कितने मेंबर हुआ करते थे, इसमें 8, पर लेकिन इसमें कम फुल टाइम मेंबर होते हैं। इसके बाद साथ में आता है स्टेट रोल वॉज लिमिटेड टू द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड एनुअल इंटरेक्शन एनुअल इंटरेक्शन ड्यूरिंग प्लान मीटिंग्स। मतलब जो इंटरेक्शन होती थी, मतलब जो आपका बेसिकली, देखिए एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करी जा रही है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक प्लानिंग कमीशन की एक मेन बॉडी थी। जब भी प्लानिंग कमीशन में कोई नीति बनती थी तो वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की ही रिकमेंडेशन पे बनती थी, या उसकी सलाह के बिना नहीं बनाई जा सकती थी। तो जो एनडीसी होती है ना, इसके भी जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अभी भी है। और ये जो एनडीसी है, ये बहुत ही बड़ी बॉडी थी आपका प्लानिंग कमीशन के लिए, और इसका ही सबसे ज्यादा रोल माना जाता था। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही लिमिटेड रोल था, या कह सकते हो ना के बराबर रोल होता था। पर लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं होता। नीति आयोग में स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मोर सफिशिएंट रोल देन दे डिड इन द प्लानिंग कमीशन। मतलब जो आपका नीति आयोग है उसमें स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है कंपेयर टू प्लानिंग कमीशन। यानी कि प्लानिंग कमीशन में तो बहुत ही कम छोटा मोटा सा रोल हुआ करता था। यानी कि अगर इंटरेक्शन भी हो रही है फॉर एग्जांपल, तो वो एनुअल मीटिंग्स के थ्रू होती थी। पर लेकिन इसमें नीति आयोग में कंप्लीटली इसके लिए पूरी गवर्निंग काउंसिल है, याद रखना गवर्निंग काउंसिल है। और प्लीज गाइस गवर्निंग काउंसिल को बिल्कुल भी ना भूलिएगा। गवर्निंग काउंसिल में सीएम, स्टेट के सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर ये कंप्लीट समझ आ गया होगा। उसके साथ साथ इसके बाद अगर हम बात करें
साथ में आता है सेक्रे अगला जो फीचर इसमें आता है, वो अगला डिफरेंस है, सेक्रेटरीज ऑफ मेंबर सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड थ्रू द यूजुअल प्रोसेस। प्लानिंग कमीशन में ना एक सेक्रेटरी हुआ करता था, यानी कि जैसे ना नीति आयोग में सीईओ होते हैं ना, जो भी फुल टाइम मेंबर्स ने काम किया उसको एग्जामाइन करने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए एक सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। पर प्लानिंग कमीशन में ऐसा कुछ नहीं होता था। प्लानिंग कमीशन में जो होते थे सेक्रेटरी होते थे, और वो प्रमोशनली पास। मान लीजिए अभी मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं जूनियर पोस्ट पे काम कर रही हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया, धीरे धीरे मेरा प्रमोशन होगा और मैं थोड़ा सीनियर पोस्ट पे चली जाऊंगी, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर यूजुअल प्रोसेस से आगे जा रही हूँ ना। मतलब एक टाइम भी लेके जा रही हूँ, और साथ में अपना क्या है, टाइम लेके जा रही हूँ और अपनी काबिलियत के अनुसार धीरे धीरे मैं बढ़ती जा रही हूँ। एक मतलब एम्प्लॉय वाला यूजुअल प्रोसेस। उसी तरह से आपके सेक्रेटरी बनते थे कि पहले वो जूनियर थे, फिर सीनियर बने, आगे चल के वो सेक्रेटरी बन गए। पर लेकिन नीति आयोग में यहाँ पर आपका यूजुअल प्रोसेस नहीं होता, यहाँ पर होती है अपॉइंटमेंट। ठीक है, यहाँ पर होते हैं मतलब सेक्रेटरी टू बी नोन एज अ सीईओ, मतलब सेक्रेटरी को आप यहाँ सीईओ के नाम से जानते हैं, एंड टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, यानी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा उनकी क्या की जाती है, अपॉइंटमेंट की जाती है हमारे देश के सीईओ की। ठीक है, सॉरी, नीति आयोग के सीईओ की, हमारे देश के जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा उनको क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। अगला फीचर जो आता है, फुल प्लानिंग कमीशन हैड नो प्रोविजन फॉर द पार्ट टाइम मेंबर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है, जो प्लानिंग कमीशन होगा उसमें पार्ट टाइम मेंबर्स, देखिए पार्ट टाइम मेंबर का प्रोविजन क्या होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट टाइम मेंबर। देखिए पार्ट टाइम मेंबर वो होते हैं, जब काम है तो पार्ट टाइम मेंबर होगा, जब काम नहीं है तो पार्ट टाइम मेंबर नहीं होगा। तो जो पार्ट टाइम मेंबर होंगे, पार्ट टाइम मेंबर की रिक्वायरमेंट जब सिर्फ जब होती है जब कोई काम होता है। पर प्लानिंग कमीशन में ऐसा कुछ नहीं होता था, जो भी फुल टाइम मेंबर्स हैं वही सब काम करेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाती हूँ, क्या नाम है, जीएस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जीएस पढ़ा रही हूँ और अन अकेडमी में जीएस सिर्फ मैं ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अन अकेडमी में मैं जीएस पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह सब पढ़ा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है, तो हमें किसी ऐसे मेंबर की जरूरत होगी जिसे ऑलरेडी जीएस पढ़ानी आती होगी। ठीक है, तो अब क्या है, उसी को तो, और जब तक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो मेंबर होगा, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो मेंबर नहीं होगा। इसी को कहते हैं अवेलेबिलिटी या फिर पार्ट टाइम मेंबर। पार्ट टाइम मेंबर की जरूरत सिर्फ जब तक होती है जब तक उनका काम होता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता था, जो काम है वो फुल टाइम मेंबर या पूरा प्लानिंग कमीशन देखेगा, उसके लिए कोई पार्ट टाइम मेंबर नहीं होते थे। पर यहाँ पर अगर आपको पार्ट टाइम मेंबर की जरूरत होती है तो इसमें यहाँ पे टू टू हैव अ नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स डिपेंडिंग ऑन द नीड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। अगर अगर डिपेंड मतलब टाइम टू टाइम अगर कोई नीड होती है किसी काम की, तो उसके अकॉर्डिंग पार्ट टाइम मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, यानी कि अपॉइंट इन द सेंस उनको बुलाया जाता है, उनसे काम निकाला जाता है। देन उसके बाद जो भी उनका काम होता है, जितने टाइम तक के काम होता है उतने टाइम के लिए पार्ट टाइम मेंबर्स को इसमें हायर किया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा अंतर था प्लानिंग कमीशन में। एक बहुत बड़ा अंतर ये था कि प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर प्लान्स होते थे, पर नीति आयोग में 5 ईयर प्लान्स नहीं होते हैं। साथ में हमारे देश में जो 5 ईयर प्लान बने हैं वो मैं आपको बता दूं, टोटल आपके 12 5 ईयर प्लान बने हैं, और 1951 में पहला 5 ईयर प्लान बना था, जो 1951 से लेकर 1956 तक चला। और लास्ट लास्ट 5 ईयर प्लान 12th 5 ईयर प्लान था, जो कि आपका 2012 से लेकर 2017 तक चला। उसके बाद आपका कोई 5 ईयर प्लान नहीं चला, हम लोग कंप्लीटली नीति आयोग पे काम करें। तो गाइस ये कंप्लीट है आपका नीति आयोग का। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइस एक बार लाइक कर देना। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ अपना जो भी आपकी प्रतिक्रिया है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ में प्लीज़ यहाँ पर आपको देखिए एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर देना, ताकि अगर जो भी मेरे वीडियोज़ आते हैं उसको आप मिस ना करें। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी गाइस, फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, अगर आप यही कोर्स खरीदते हैं, तो आप अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं, ठीक है, आप अपने टीचर का रेफरल कोड यूज़ करते हैं, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। साथ में आपको अपने टीचर का रेफरल कोड यूज़ करने से ये बेनिफिट हो सकता है। तो वैसे तो अनअकैडमी ऑलरेडी आपको बहुत बेनिफिट दे रहा है, तो थोड़ा सा फीस में रिलैक्सेशन हो जाएगा, और तो कुछ नहीं। तो अगर आप चाहें तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।